गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये हमारी वर्कशीट नंबर 30। डेट है हमारी 24 नवंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है हमारे अतीत से। लेसन का नाम है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये हमारी हिस्ट्री की बुक में लास्ट लेसन है, 11वां या 12वां आई थिंक। तो लेसन की वर्कशीट की वीडियो के साथ साथ आप जो है वो अपना लेसन भी रीड करेंगे, ओके, अपनी बुक में। चलिए देख लेते हैं लेसन में क्या बोला गया है। राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। जब देश प्रेम की जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति कुछ भी कर गुजरने की भावना होती है, वो कहलाती है राष्ट्रवाद। ठीक है। पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना 1857 का विद्रोह हमने पढ़ा था। 1857 के विद्रोह के बारे में जो सन 1857 में हुआ था, जो भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया, लेकिन जल्दी ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। ये जो विद्रोह था 1857 का, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके यहाँ काम करने वाले सिपाही थे, वो भारतीय थे, उन लोगों ने शुरू किया था। इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि उनको जानवरों की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिया गए थे, जो मुंह से छीलने पड़ते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो पहले तो सिपाहियों ने शुरू किया था, फिर बाद में पूरा देश उसमें शामिल हो गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। जब तक अंग्रेजों को भगाया नहीं जाएगा तब तक भारत गुलाम रहेगा। यह चेतना, यह जागरूकता, यह जागृति उनमें 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। ये पता चलता है 1870 और 1880 के दशक में जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं बनी उनके द्वारा। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, जो नीचे दी गई है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना, इनमें से पेपर में पूछा जा सकता है। 5 दी गई हैं। पहली है पूना सार्वजनिक सभा, ये संस्था का नाम है। 1870 इसका स्थापना वर्ष 1870 में बनी थी। इसके जो संस्थापक है वो है महादेव गोविंद रानडे, एस.एच. चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये नाम याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए और इसके संस्थापकों के नाम भी याद होने चाहिए। फिर है इंडियन एसोसिएशन 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इनके इस एसोसिएशन के संस्थापक थे। फिर है मद्रास महाजन सभा 1884 में, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ये इसके संस्थापक थे। फिर है बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ये इसके संस्थापक थे। फिर आई हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई थी। ये भी चली आ रही है, इसका नाम बदल कर जो कांग्रेस पार्टी हमारी वही है ये। इसके संस्थापक थे ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वाचा। ये आपको अपने नोटबुक में भी बना लेना है, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी टेबल आपको अपने नोटबुक में भी बना लेनी है, ठीक है, और याद भी करना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। जब पूरे भारतीय समाज को जागरूक करेंगे तभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ बड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। आज़ादी की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिससे भारतीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। पहला है आर्म्स एक्ट, फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और तीसरा है इल्बर्ट बिल। अब आर्म्स एक्ट में क्या था, 1878 में पारित किया गया था और भारतीयों को हथियार रखने की पाबंदी थी। मतलब आर्म्स एक्ट बनाया गया जिसमें भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया, ये भी 1878 में पारित किया गया। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो
किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। अब ये अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को। अब जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखेगा जो भी समाचार पत्र वो आपत्तिजनक ही हो गया, तो वो उस प्रेस पर प्रतिबंध लगा सकती थी। और जब ऐसा है, जब काम धंधा बंद करने वाला कानून बना दिया गया तो कोई उनके खिलाफ क्यों लिखेगा, है ना। तो इससे जब और हम जो आम जनता है वो जागरूक कब होती है? जब हमें मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देश के बारे में पता चलता है। घर बैठे हमें कुछ नहीं पता चलता अगर समाचार पत्र और मीडिया ना हो तो, है ना। और उस पर ही अगर पाबंदी लगा दी जाए तो हम तो इस बात से बिल्कुल अनजान ही हो जाएंगे कि देश में क्या चल रहा है। फिर इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते। ये इल्बर्ट बिल था, जिसमें ये था कि भारतीय जज थे वो अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। अब अंग्रेजों ने विरोध कर दिया, या तो भारतीय विरोध करेंगे, अंग्रेज विरोध करेंगे। अंग्रेज ये चाहते कोई भारतीय जज उनका फैसला ना सुनाए। इससे भारतीय में संतोष फैल गया, क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। मतलब अंग्रेज कुछ भी करे भारत में, लेकिन भारतीय पढ़े लिखे जो जज थे वो उनका फैसला ना सुनाए। तो इससे क्या हुआ, जो भारत की जो जनता थी वो उसके विरोध में आ गई। अब एक्टिविटी दे रखी है। अपने अध्यापक के अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है खुद से। अब प्रश्न दे रखे हैं, पुनः सार्वजनिक सभा के शब्द। सार्वजनिक शब्द क्या समझते हैं? सार्वजनिक का मतलब है सबके लिए, सर्वजन। सार्वजनिक मतलब सर्वजन के लिए, सभी लोगों के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी गई प्रेस पर, और प्रेस अगर गुलाम हो जाएगी तो वो कुछ भी नहीं छाप सकती। इल्बर्ट बिल क्या था, उसे वापस क्यों लिया गया? इल्बर्ट बिल था कि भारतीय जो जज थे वो अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुन सकते थे, उस पर अपना न्याय दे सकते थे। वापस इसलिए लिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने विरोध कर दिया। आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आपको जो सही लगे वो आपको लिखना है और उसके पक्ष में आपको तर्क देना, मतलब उसको समझाना कि आपको ये वाला क्यों लगा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। ध्यान से करिए, महत्वपूर्ण लेसन है ये आपका। तो चलिए